नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में। और आज थोड़ी पढ़ाई लिखाई की बातें करेंगे। पढ़ाई लिखाई की जो हम बातें करेंगे उसके आधार पर अभी वर्तमान में इस चीज़ को हमको समझना होगा कि भारत विश्व की एक बहुत बड़ी संस्था, एक बहुत ही बढ़िया संगठन को लीड कर रहा है। उसका स्वामित्व तो भारत के पास है, स्वामित्व कह लें, अध्यक्षता कह लें, वो भारत के पास है, जिसका नाम है ब्रिक्स, BRICS। अब देखेंगे कि इसमें कौन कौन से देश है और वर्तमान सिनेरियो में ब्रिक्स का काम क्या आता है। CGPSC के मेंस के पेपर 7 के पार्ट 2 में इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित एक सब्जेक्ट है, जिसके लिए इस बार ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसके आधार पर भारत किस प्रकार से विश्व के साथ कैसा कैसा बातचीत या किस प्रकार की चीज़ें या किस प्रकार के संबंध रख सकता है, इसको हम देखने जा रहे हैं ना। आप सभी के सामने है BRICS। ब्रिक्स क्या होता है? ब्रिक्स तो ब्रिक्स जो होता है एक फॉर्मेशन हुआ 4 बड़ी बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच में, जिसमें है एक ब्राज़ील, दूसरा था रूस, तीसरा था भारत और चौथा था चाइना। इनके मिलने से बना था। शुरुआत में इसका नाम था BRIC। यूनाइटेड नेशन में इन सभी देशों ने एक साथ मिला, मतलब ये सारे देश यूनाइटेड नेशन में एक साथ मिले थे और वहीं पर बैठ करके डिसाइड किए थे कि हम लोग इस एक डिफरेंट टाइप का कल्चर बनाते हैं, जिसमें अमेरिका कॉन्टिनेंट का कौन था? एक ब्राज़ील था, और ये जो RIC यानी कि रशिया, इंडिया, चाइना, ये एशिया कॉन्टिनेंट के थे, एशिया महाद्वीप के थे। अब ये सभी यहाँ पे मिलते हैं। इसके बाद इसे आर्थिक विकास, व्यापार विकास और वैश्विक शासन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। देखिए, दुनिया में कोई भी संगठन बनता है ना, तो वो इसलिए बनता है कोई किसी की किस प्रकार से मदद करेगा, ऐसे करके वो लोग दोस्त बन जाते हैं। जहाँ वो लोग दोस्त बनते हैं, जिस तरह से दोस्त बनते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। एटलीस्ट कभी उनके बारे में बुराई करना होगा तो बुराई करना ही बंद कर देते हैं। ये दोस्ती वो लोग शो करते हैं। कहाँ पे? पूरे वर्ल्ड में। जहाँ पे एक दूसरे की बुराई नहीं करनी है वहाँ नहीं करते हैं। इस तरीके से एक दूसरे से वो दोस्ती मेंटेन करते हैं, और ऐसा ही ब्रिक में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो ब्रिक क्यों अभी न्यूज़ में है? 1 जनवरी को भारत ने ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता संभाली। अभी इस बार का प्रेसिडेंसी इंडिया के पास में है। ब्राज़ील इससे पहले था, यानी कि इससे पहले वाला ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ था वो रियो डी जनेरो ब्राज़ील में हुआ था, और वहाँ से भारत ने इसकी अध्यक्षता अपने हाथ में ली इस साल के लिए। और फिर भारत में इसके अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाने लगे। आप देख पा रहे हैं भारत ने इसीलिए इस बार के लिए इसका इस प्रकार से लोगो जारी किया था। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? जनवरी 2026 में भारत ने आधिकारिक लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया। ये वाला चीज़ भारत ने लॉन्च किया, और उसके बाद देश के 60 शहरों में पूरे वर्ष भर में होने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत की। इसका उद्देश्य है भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत करना। सॉफ्ट पावर का मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा करके नहीं, कूटनीतिक तौर पर। जैसे आप इस पूरे संगठन का अगर अध्यक्षता कर रहे हैं, तो इस साल इस संगठन के थ्रू जो भी काम हो रहा होगा उस पर आपका हाथ होगा, यानी कि आपसे एटलीस्ट पूछा जाएगा, आप उस पूरे संगठन के अध्यक्ष हैं। तो इस साल जो भी चीज़ें होनी थी उस पर भारत का एक मजबूत पकड़ होता। ब्रिक्स के थ्रू भारत का एक मजबूत पकड़ होता, और बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमी इसमें जुड़ी हुई है। रशिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, चाइना, अभी मैं आपको और बताऊंगा जो नए देश जुड़े हैं, इथियोपिया वगैरह वगैरह सारे देश जुड़े हुए हैं। और इन सभी से मिलाकर के ब्रिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, जिसका ताकत था इस बार भारत के पास। बल्कि अभी 6 महीने हुए, अभी 6 महीने और भारत के पास इसका ताकत है। ये सॉफ्ट पावर होता है। यहाँ पे ये नहीं कि लड़ाई करने जा रहे हो, जो सॉफ्ट पावर से अलग एक चीज़ होती है, जिसमें आप अपना मसल पावर कह लो, अपना फिजिकल पावर कह लो, अपना बंदूक का पावर कह लो, जो भी तरह का आपके ताकत होता है उसको आप शो करते हो। उससे इतर है ये क्या है? ये सॉफ्ट पावर है, जिसमें पे आप कूटनीतिक चाल चलते हो। मेरे पास इतने देशों का समर्थन है, इस हिसाब से मेरी ये चीज़ें फॉलो होनी चाहिए, या एटलीस्ट इन देशों को मैं नेतृत्व कर रहा हूँ तो मेरा इन देशों में बात चलना चाहिए। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। तो कैसे हुआ था ब्रिक्स का निर्माण? 2006 में पहली बार यूनाइटेड नेशन में ये 4 देश मिलने गए थे। कौन कौन? भारत, रशिया, चाइना और ब्राज़ील। ये चारों वहाँ पे बैठे और मिले, और इन्होंने डिसाइड किया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान हम वहाँ पे अलग से एक बार और मिल लेंगे। और मिल करके इन्होंने एक टीम बनाया कि हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, और इसका नाम रखेंगे BRIC। ठीक।
फिर क्या हुआ, 2009 में इन्होंने किया कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री होना चाहिए, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री होना चाहिए 2009 में डिसाइड किए थे, जब इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। और उसके बाद फिर अफ्रीकन कंट्री को भी इसमें शामिल कर लिया गया था, जिसका नाम है साउथ अफ्रीका। इसके बाद ये सारे देश आ गए, जिसको आपको लाइन से बता रहे। ब्रिक शब्द जो था मूलतः एक गोल्डमैन सैच नाम के अर्थशास्त्री थे, सच के अर्थशास्त्री थे जिम ऑनिल, इनके द्वारा रखा गया था। शुरू में इसमें यही 4 देश थे, 2010 में इसमें शामिल हो गया साउथ अफ्रीका। तब से इसका नाम रखा गया BRICS, ब्रिक्स के नाम से। 5 देश लगातार थे अभी कुछ वर्षों के पहले, बाकी और देश शामिल हुए हैं। कौन कौन शामिल हुए हैं ध्यान रखिएगा। 2023 में क्या हुआ, विस्तार का आमंत्रण किया गया था, यानी एक्सपेंशन इन्विटेशन हुआ था, और जिसमें ये सारे कंट्रीज आ गए थे। यहाँ पे अगर मिस्र को आप इजिप्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इजिप्ट, ठीक है, मिस्र को इजिप्ट लिखेंगे। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका ई से ईरान, और ये अमीरात का UAE, और इसके बाद सऊदी, और इसके बाद इथियोपिया। तो मैक्सिमम चीज़ें ई की हैं, ई दी ई और ई। तो ये सारी चीज़ें ई करके कंट्रीज जुड़ गए जो 2003 में जुड़े थे। याद कर लीजिएगा, ई से इजिप्ट हो जाएगा, ई से ईरान हो जाएगा, ई से UAE का ई आ जाएगा, ई से इथियोपिया, और यहाँ पे सऊदी में ई। इस प्रकार से आप ये 5 कंट्रीज याद रखेंगे, ई एंड ऑल ई। ये सारे कंट्रीज जो मिलकर के बनाते हैं 2023 में 5 देशों के समूह को +5 करके 10 कंट्री का समूह, ठीक है। इनको आधिकारिक रूप से यहाँ पे शामिल किया गया। फिर अभी सबसे लास्ट में, यानी पिछले साल ब्राज़ील में किसको शामिल कराया गया, इंडोनेशिया को। तो टोटल कितने कंट्रीज हो गए, 10 और 1 11 कंट्रीज हो गए। अब ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स में आपको 5 नाम तो याद हो गए, ब्राज़ील याद हो गया, इंडिया याद हो गया, रशिया याद हो गया, चाइना याद हो गया, साउथ अफ्रीका याद हो गया। फिर इसके बाद मैक्सिमम चीज़ें ई वाली हैं, इंडोनेशिया हो गया, ईरान हो गया, इजिप्ट हो गया, इथियोपिया हो गया, UAE हो गया और सऊदी हो गया। तो इस तरह के 11 कंट्री फाइनल हो जाते हैं जो हमारे ब्रिक्स में आते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रिक्स। तो इनका ये नहीं था कि हम लोग मिल करके किसी से लड़ाई झगड़ा करेंगे, मारपीट करेंगे, इन सारी चीज़ों को सॉल्व कर देंगे, नहीं। इनका ये था कि कोई भी प्रकार के कूटनीतिक चाल चलेंगे, उसके लिए क्या था, व्यापार में किस तरह से सब मिल करके काम कर सकते हैं, वित्त में कैसे काम कर पाएंगे, कृषि में कैसे करेंगे, IT में कैसे करेंगे, जिन जिन एरियाज़ में हम ये सारे काम करके इसको बेहतर कर सकते हैं, इन सारे में हम ब्रिक्स वाले मिल करके एक दूसरे की मदद करेंगे। फॉर एग्जांपल, भारत के पास अगर बहुत ही ज़्यादा में कृषि प्रोडक्ट है तो वो बाहर वालों को भेजेगा, और नहीं है तो यहाँ से मंगा सकता है। तो ब्रिक के थ्रू ये लोग दोस्त हैं तो मांगेंगे। टेक्नोलॉजी इंडिया से कोई ले सकता है और इंडिया किसी से टेक्नोलॉजी ले सकता है। ये ब्रिक कोई एक रूल बना देगा, सब मिल करके रूल बनाएंगे जिसके थ्रू व्यापार ईजी हो जाएगा। तो भारत और चाइना का व्यापार ठीक हो सकता है, ये ब्रिक के थ्रू हो सकता है। तो इस तरह से ये ग्रुप बनाया गया था। यूज़ क्या हुआ इसका, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, हाँ करेंगे। पॉलिटिकल इश्यूज़ को सॉल्व करेंगे, यस करेंगे। ग्लोबल सिक्योरिटी बढ़ाएंगे, यस डेफिनेटली बढ़ाएंगे। ये आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास और जो ये राजनीतिक मुद्दों वगैरह से लेकर के था। और ऐसा कुछ होगा तो हम लोग इस मंच पे बैठ करके बात करेंगे। समस्या ये है कि भारत इसका अध्यक्ष होने के साथ साथ इस बार ईरान भी इसका सदस्य है। यहाँ पे अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है अगर ब्रिक्स के नज़रिए से देखें तो ठीक ठाक वर्ल्ड इकोनॉमी में अगर हम बात करते तो एक इतना बड़ा हमारे पास समूह था जिसके हम अध्यक्ष थे, किसी वे में ईरान का साइड ले सकते थे। ये हमारा सोच है। इंडिया में बहुत से बड़े बड़े ऐसे थिंकर्स बैठे हुए हैं जो सरकार में भी हैं, उनका कुछ सोच रहा होगा कि उन्होंने इस बात को इनिशिएट नहीं किया कि ब्रिक्स के थ्रू ईरान की मदद की जा सकती है। मे भी कुछ कारण रहा होगा, मे भी कुछ लॉजिकल कारण रहा होगा जिसकी हमें जानकारी नहीं है, पर हमारा एक अजम्पशन है कि यहाँ पे किया जा सकता था इंडिया के साइड से सपोर्ट ईरान को, जिससे ईरान और इंडिया का अच्छा दोस्ती हुआ रहता और इंडिया को क्रूड ऑयल का सप्लाई मिल रहा होता। शायद ऐसी बात है, लेकिन कुछ तो कारण रहा होगा जिसके कारण इतने थिंक टैंक के लोग बैठे हुए हैं और जिन्होंने क्या किया होगा भाई, सोचा होगा कि हम ये नहीं कर सकते, और इसीलिए ब्रिक का के नेतृत्व को भी उन्होंने एक साइड किया और
जब हम ब्रिक को नेतृत्व कर ही रहे हैं उसमें भी हमने कुछ चेंजेस लेकर के दिया। नाउ यहाँ पे ये देश की कुल जनसंख्या का, ये विदेश विश्व की कुल जनसंख्या का 40% से ज़्यादा और वैश्विक जीडीपी का 30% से ज़्यादा का हिस्सा बनाते हैं। मानिए कि अगर आप ध्यान देंगे तो ये पूरा विश्व है, तो इसका 40% से ज़्यादा ब्रिक कंट्रीज़ में आते हैं, और जनसंख्या की बात कर रहा हूँ, और 30% से ज़्यादा इकोनॉमी के टर्म में ब्रिक्स के अंदर में आते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये डेटा आपके पेपर में काम आता है। नेक्स्ट, एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, कहाँ कहाँ पे ये मदद करते हैं? तो ये ब्रिक्स के कंट्रीज के बीच में व्यापार बढ़िया से हो सके, सारे जितने भी 11 ब्रिक्स के कंट्री हैं एक दूसरे के बीच में बढ़िया से व्यापार कर सके, इस एरिया में ये लोग काम करते हैं। दूसरा, ये लोग ना 2-3 काउंसिल्स बनाए हुए हैं। एक तो ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल जिसके थ्रू बढ़िया से व्यापार होगा, इसके बाद कॉन्टिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट, मतलब किसके पास क्या क्या चीज़ें मैक्सिमम रह सकती हैं या रहनी चाहिए और नहीं तो किसको आप ट्रांसफ़र करोगे, इससे रिलेटेड एक संस्था है। और इसी की एक संस्था है न्यू डेवलपमेंट बैंक। जैसे विश्व बैंक है यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत, वैसे ही न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स का बैंक है, जहाँ पे सब लोग पैसा जमा करते हैं और जब जब जिसको जिसको जैसी जैसी ज़रूरत पड़ती है वैसी वैसी उसको सहयोग के तौर पर मदद की जाती है। आई होप आप यहाँ पे समझ पाए होंगे। आर्थिक सहयोग को गहरा करने और एकीकृत व्यापार और निवेश बाजारों को बढ़ावा देने के साझा उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। क्या करना है? जितने भी हमारे आर्थिक सहयोग है उनको गहरा करना है और एकीकृत व्यापार और निवेश के बाजारों को बढ़ावा देने के साझा उद्देश्यों की प्राप्ति करना है। यहाँ पे आई होप आपको समझ में आया होगा भाई, जो सारी ऊपर में चीज़ें बता रहे हैं कि आर्थिक सहयोग करना है। एक्चुअली ब्रिक्स जब बना था तो वहाँ पे इन सभी देशों ने एक दूसरे को व्यापार और आर्थिक रूप से मदद का वादा किया था, उसी पे ही हम काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, तो क्या होता है? घरेलू स्तर पर नीतिगत सलाह साझा करने, मतलब हमारे देश में कुछ दिक्कत हो रही है और कोई दूसरे देशों से हम मदद लेना चाहते हैं तो बात करके ले सकते हैं। और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान का अवसर प्रदान करना, मतलब कि अगर हमको किसी देश के मिलिट्री हेल्प की ज़रूरत है ट्रेनिंग के लिए तो हम ब्रिक्स के मदद से उस देश से मांग सकते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे तो दक्षिण अफ्रीका के विदेश नीति, इसकी प्राथमिकताओं और इसमें अफ्रीकी एजेंडा और दक्षिण सहयोग, यानी कि अफ्रीकी एजेंडा का मतलब समझना और दक्षिण सहयोग को समझना। क्या होता है अफ्रीकी एजेंडा का मतलब? सबसे पहले अफ्रीकी एजेंडा का ये मतलब आप निकालिए कि अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहाँ का भी कुछ एजेंडा होगा, उस पर मदद करना। इसके बाद रसिया ब्राज़ील को छोड़ दे तो मैक्सिमम कंट्रीज इसके कहाँ के हैं? साउथ ऑफ द वर्ल्ड के हैं, यानी कि साउथ हेमिस्फीयर के हैं, दक्षिणी गोलार्ध के कंट्रीज हैं। तो ये क्या है कि साउथ सहयोग को आगे बढ़ाना। चाइना थोड़ा सा आप नॉर्दर्न गोलार्ध में मान सकते हैं, लेकिन एशिया में नीचे में ही आता है, उसका कुछ हिस्सा नीचे में ही है। तो रसिया और ब्राज़ील को छोड़ करके सभी कंट्रीज साउदर्न गोलार्ध में हैं, जहाँ पे दक्षिण विश्व के हिसाब से यहाँ पे एक दूसरे का सहयोग किया जा सकता है। अच्छा, उत्तर विश्व में और कौन कौन आते हैं? तो उत्तर के विश्व में देखोगे तो अमेरिका आएगा, पूरा यूरोप आता है, जापान आता है। तो इस तरह के कंट्रीज, जापान वैसे भी साउथ और नॉर्थ दोनों में है, तो ये सारे कंट्रीज जो होते हैं वो लोग विकसित अर्थव्यवस्था है, ये ऊपर है, और नीचे के जितने भी कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के बीच में सहयोग बनाने की कोशिश करते हैं। ट्रैक 2, एंगेजमेंट थ्रू दी गवर्नमेंट एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस, एग्जाम्पल स्टेट ओन एंटरप्राइजेस एंड बिजनेस काउंसिल्स, यानी कि सरकार से संबंध अलग अलग संस्थान जैसे राज्य के स्वामित्व वाले, मतलब उस देश के स्वामित्व वाले कोई ऐसे उद्योग हैं जिसके थ्रू ये लोग मदद करेंगे। फिर इसके बाद नागरिक और समाज के लोगों के बीच में प्रत्यक्ष सहभागिता। अगेन वही वाली बात है कि ब्रिक्स के सभी कंट्री हैं, समाज और वहाँ के लोगों के बीच में एक दूसरे से अच्छा संबंध बना करके रखेंगे। अगला, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिक्स फॉर इंडिया, क्या क्या है? सबसे पहले जियोपॉलिटिक्स में इस साल भारत इस संस्था का अध्यक्षता कर रहा है। इस आधार पे भारत इन देशों का मदद कर सकता था या जो इन देशों से सहयोग या न्यू डेवलपमेंट बैंक से जो सहयोग चाहिए वो ले सकता था। ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर, वैश्विक अर्थव्यवस्था देखो शिफ्ट हो रहा है। अभी अमेरिका कुछ गड़बड़ किया है, ठीक है, ईरान के साथ, दूसरा चाइना है। तो हम एक नया इकोनॉमिक अगर ऑर्डर बनाना चाहते हैं तो उसमें ब्रिक्स कंट्री के थ्रू भारत का विकास हो सकता है। तो इस वजह से एक नया वैश्विक आर्थिक अर्थव्यवस्था बन रही है जिसमें ब्रिक्स भी आता है। बहुत सारी कंट्रीज हैं जो उस इकोनॉमी को हैंडल कर रही हैं। आप देख लीजिए, इजिप्ट है,
अगर आप देखेंगे तो ईरान है, इसके बाद यूएई है, सऊदी है, तो ऐसे कंट्रीज हैं जो तेल उत्पादक देश है। तो अगर पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी तेल के साइड शिफ्ट अभी भी होता है तो ये सारे कंट्रीज ब्रिक्स में हैं, ठीक है। और उन ब्रिक्स के कंट्रीज से मदद भारत ले सकता है ब्रिक्स के थ्रू, ये आपको समझना होगा। आतंकवाद एक बड़ी संस्था बनती है, जिस भी देश में आतंकवाद इस तरह का काम होगा तो ये संस्था उसके अगेंस्ट लड़ेगी। अगला ग्लोबल ग्रुपिंग। अब ध्यान रखना क्या होता है, एक एनएसजी ग्रुप है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, और दूसरा यूएनएससी ग्रुप है। यूएनएससी में क्या है, भारत को जगह नहीं मिल रही है, सुरक्षा परिषद की बात कर रहा हूँ, यूनाइटेड नेशंस के। तो यूनाइटेड नेशंस के सुरक्षा परिषद में भारत को जगह नहीं मिल रही है, तो भारत क्या कर रहा है, इस ब्रिक्स के जरिए अपने स्थिति को मजबूत कर रहा है। दूसरा न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, तो जहाँ पे भारत न्यूक्लियर सप्लाई नहीं कर सकता है वहाँ पे भी भारत को सहयोग मिल रहा है, या फिर भारत को मिल सकता है दूसरे देशों से न्यूक्लियर सप्लाई, और उन देशों के साथ भारत क्या कर सकता है, मित्रता बढ़ा सकता है इस समय पे। ब्रिक्स ने हमारे देश में किस किस तरह के काम किए हैं उसको भी देख लेते हैं। पहले तो ये है कि ब्रिक्स ने एक न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया, इसके माध्यम से ब्रिक्स के सदस्य देशों को क्या मिलता है, उधारी मिलता है। सिंपल इस फॉर्म में याद करिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है, शंघाई में है, ठीक है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या होता है, स्वच्छ ऊर्जा के लिए काम करता है, पैसा देता है। परिवहन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे उसके लिए पैसा देता है, इरिगेशन के लिए पैसा देता है, और रोड वगैरह बनाएंगे, शहरी विकास करेंगे उसके लिए पैसा देता है। भारत में ब्रिक्स या न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस तरह की मदद की है, कई बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में उसने मदद किया है, जैसे मुंबई मेट्रो रेल एडीबी के मदद से बन रहा है। इसके बाद दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ये भी इन्हीं की मदद से बना है। और भी बहुत सारी जो ऊर्जा परियोजनाएं हैं वो इसी की मदद से बना हुआ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक दैट कम्स अंडर द ब्रिक्स। इसके बाद एनडीबी है सो फॉर 14 इंडियन प्रोजेक्ट्स फॉर एन अमाउंट ऑफ नियरली यूएसडी 4.2 बिलियन, लगभग 4.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की 14 परियोजनाएं अभी तक एनडीबी ने भारत में लॉन्च किया है। इसके अलावा इनिशिएटिव्स ऑफ ब्रिक्स में और क्या क्या है, तो यहाँ पे आप ध्यान देखेंगे आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था। तो जो एनडीबी है ना उसके पास ऐसे कुछ पैसे रखे हुए हैं जिसको जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो ब्रिक्स देशों को तुरंत पैसा दे करके वहाँ के लोगों की मदद करेगा। भुगतान संतुलन संकट के दौरान मुद्रा विनिमय करेंसी स्वैप्स के माध्यम से अल्पकालिक तरलता सहायता प्रदान किया जाता है। फिर इसका उद्देश्य क्या है भाई, सदस्य देशों के बीच में वित्तीय स्थिरता को मजबूत करना। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि इनके बीच में आर्थिक सहयोग डेवलप करेगा और वित्तीय स्थिरता को बेहतर करेगा इन देशों के बीच में। मुद्रा विनिमय से रिलेटेड काम होगा। अगला आगे ब्रिक्स की अपनी भुगतान प्रणाली होगी, जिस पैसे के थ्रू आप उन सारे ब्रिक्स देशों में खरीद बिक्री कर सकते हो। अभी एक्चुअली में समस्या भी तो यही हो रही है ना कि मुद्रा विनिमय प्रणाली है डॉलर की। अब होगा क्या, आपको विदेश से कोई भी सामान खरीदना है तो आप किस में खरीदोगे, डॉलर में। इसको एक आसान भाषा में समझो, मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनना। जैसे मान लो ये अपना भारत है, ठीक है, तो मान लो भारत को कोई सामान खरीदना है, जैसे भारत को गोल्ड ही खरीदना है, सोना ही खरीदना है, ठीक है, या मान लो शक्कर खरीदना है, चीनी खरीदना है। अब ये भारत शक्कर किससे खरीदेगा, चीन से खरीदेगा फॉर एग्जाम्पल, या भारत शक्कर खरीदेगा ब्राज़ील से। मैं ब्रिक्स के देश है करके नहीं समझा रहा हूँ, कहीं और से खरीद रहे हैं, चलो चीन से खरीद रहे हैं, ब्राज़ील से खरीद रहे हैं। गोल्ड भी भारत मान लो अमेरिका से खरीद रहा है, चलो अमेरिका की जगह कोई और देश लेते हैं, अर्जेंटीना से खरीद रहा है, पता नहीं वहाँ होता है नहीं, बस एग्जांपल के लिए मान लो अर्जेंटीना से खरीद रहा है गोल्ड भारत, ठीक है। अब भारत क्या करेगा, भारत के पास क्या है, रुपया। अर्जेंटीना का जो भी पैसा होगा मान लो उसका डॉलर ही है, चाइना का अपना मुद्रा है और ब्राज़ील का एक अपना मुद्रा होगा, ठीक है। और भारत मान लो तेल खरीद रहा है, फॉर एग्जांपल तेल खरीद रहा है ईरान से, एग्जाम्पल के लिए कह रहे हैं, तो चाइना का अपना मुद्रा होगा, ब्राज़ील का अपना मुद्रा होगा और ईरान का अपना मुद्रा होगा, XYZ जो भी पैसा का होगा। भारत का क्या है, रुपया। भारत इस रुपया को किस में बदलेगा, डॉलर में बदलेगा, ठीक है। और ईरान को देगा डॉलर में पैसा, ठीक है। ईरान के पास जमा हुआ डॉलर, ईरान के पास क्या हुआ, डॉलर जमा। ईरान उस डॉलर को अपने देश में जो निकाल रहे होंगे उनको अपने मुद्रा में पैसा देगा। मतलब ये जो भारत का डॉलर था ना वो कहाँ गया, इसके पास गया, ठीक है। वैसे ही भारत रुपया को किस में बदलेगा, डॉलर में बदलेगा और इस डॉलर को देगा अर्जेंटीना को। भारत अपने रुपए को किस में बदलेगा,
डॉलर में बदलेगा और उसको किसको देगा भाई, चाइना को। तो भारत अपने सारे रुपयों को डॉलर में बदल रहा है, क्योंकि दूसरे वाले कंट्री रुपए में पैसा ले ही नहीं रहे हैं। किस में लेंगे, डॉलर में लेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विनिमय की मुद्रा क्या है, डॉलर है। ऐसे ही ब्रिक्स अगर अपना कोई मुद्रा बना लेता है तो ब्रिक्स देशों में अपने देश की मुद्रा को डॉलर में बदलना नहीं पड़ेगा, ब्रिक्स मुद्रा में बदलना पड़ेगा। ब्रिक्स मुद्रा डॉलर से सस्ता पड़ सकता है, इसीलिए इंडिया के लिए वो फायदेमंद हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला आप समझ पा रहे होंगे कि ब्रिक्स भुगतान प्रणाली बनने से हमको क्या फ़ायदा होगा। इसी को ही यहाँ पे है कि यह भुगतान प्रणाली जब रेडी हो जाएगा तो अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करने के लिए काम होगा। ब्रिक्स देशों के बीच में व्यापार करेंगे, क्योंकि डॉलर तो है नहीं तो खरीदेंगे कहाँ, ब्रिक्स देशों से ही खरीदेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा आप समझिएगा, आपके घर के पास में आप लोगों ने एक सोसाइटी बनाई है, उसमें 7-8 घर के लोग हैं, और उस 7-8 घर के लोग एक राशन दुकान एक खोला हुआ है, और वो सारे घर के लोग क्या करते हैं, उस राशन दुकान वाले को चावल दे करके राशन खरीदते हैं। ठीक है, चावल दिए राशन खरीदे, चावल दिए राशन खरीदे। आप लोग खेती करते हो और खेती करते हो धान दे करके राशन खरीदते हो। अब धीरे धीरे क्या होगा, उसी में बाहर में एक और दुकान वाला आ गया, लेकिन वो धान नहीं लेता है, वो रुपया लेता है। समझ में आया, वो धान नहीं लेता है, वो रुपया लेता है। तो आप उसको क्या दोगे, रुपया ले जाके दोगे। वो आपके घर में बहुत सारा धान भरा हुआ है, ठीक है, आपके घर में बहुत सारा धान भरा हुआ है। अब ये क्या करेगा, एक जग धान के बदले तुमको एक साबुन या 10-12 साबुन दे देता है। चलो मान लेते हैं 10-12 साबुन देता है एक जग धान के बदले। तुम उसको ले जा करके किसी को बेचोगे, मगर अगर एक जग धान को, जैसे ये आपके सोसाइटी वाला जो राशन दुकान था वो बंद हो गया, ठीक है, तो अब बाहर वाली दुकान से आपको साबुन लेना पड़ेगा, तो उसके पास जाओगे तो पैसा लेके जाना पड़ेगा। अब तुम्हारे पास क्या है, धान, तो तुम्हारे धान को तुम बेचने जाओगे किसी के पास। मान लो वही दुकान वाला धान को ले रहा है, तो वो धान को तुम्हारे एक जग धान को कितना रुपया बोलेगा, वो बोलेगा 10 रुपये है। अब 10 रुपये में तुमको 12 साबुन थोड़ी मिलेगा, पर ये उस एक जग धान में क्या दे रहा था, 12 साबुन दे रहा था, क्योंकि इसको धान की जरूरत थी। तो मुद्रा विनिमय चेंज हो गया ना, इसका तुम धान दे करके साबुन ले रहे थे, उसको पैसा दे करके साबुन लोगे, और तुम्हारे धान का वैल्यू है जितना इसको जग में दे रहे थे उसका वैल्यू मान लो 12 साबुन के बराबर था। बाहर जाओगे तो वो सिर्फ 10 रुपये के बराबर होगा, एक साबुन मिलेगा। इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है जिस डॉलर के में, जिससे बचने के लिए अपना अपना मुद्रा विनिमय प्रणाली रेडी कर रहे हैं। फिर नई औद्योगिक क्रांति पर ब्रिक्स साझेदारी कर रहा है, क्योंकि इसमें यूरोपियन कंट्रीज सच नहीं है। हम नया औद्योगिक क्रांति ला सकते हैं जिससे उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, और इसमें यही काम करना है कि ब्रिक्स के देशों के बीच में इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन करके रखना है। नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का हमको उपयोग करना है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। संस्थागत सुधार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के भीतर सुधारों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के भीतर सुधारों को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। पश्चिमी प्रभुत्व में कमी, वैश्विक आर्थिक परिदृश्यों में हो रहे परिवर्तनों को दर्शाते हुए पश्चिमी आर्थिक वर्चस्व को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। पश्चिमी प्रभुत्व में अगर कमी करना है तो हमको ब्रिक्स का मदद लेना पड़ेगा। पश्चिमी प्रभुत्व का मतलब ये होता है कि यूरोप और अमेरिका जैसे देशों का अगर आप अपने पे जो भी अधिकार जमा रहे हैं उसको हटाना चाहते हो तो इस तरह का मंच बनाना पड़ेगा। IMF वगैरह वगैरह में जहाँ गड़बड़ चलता है, अमेरिका के हिसाब से किसी को लोन वोन मिलता है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि ADB बैंक जो है लोन दे रही होगी। ब्रिक्स का अपना स्थिति है। ये ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है ना, इस बार ऐसे में भी आ सकता है, क्योंकि भारत अध्यक्षता कर रहा है ब्रिक्स का, तो उसी आधार पे आप इसको पढ़िएगा। वित्तीय स्थिरता, ये आपको पता है, करेंसी अगर हम अपने ब्रिक्स के करेंसी में ही लेन देन करेंगे तो हमारे देश में वित्तीय तरलता स्थिर रहेगी। वैश्विक शासन, तो विश्व में एक अच्छा शासन व्यवस्था हम डेवलप कर पाएंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। चैलेंजेस क्या है, देखो भारत के लिए ना ब्रिक्स में चैलेंजेस क्या है, तो एक तो रसिया है, एक चाइना है, एक इंडिया है। तीनों बड़े देश हैं, ये दोनों हमसे भी बड़े देश हैं, इनका अर्थव्यवस्था हमसे ही बड़ा है। तो इस बीच में भारत क्या इसको लीड कर सकता है, क्वेश्चन मार्क, ये हमारे लिए एक चैलेंज है। दूसरा, डोकलाम पठार पर हम गए थे, अब वहाँ पे हम लड़ाई झगड़ा हुआ तो जाकर के ये नहीं बोल सकते थे कि चाइना हमारा दिक्कत कर रहा है, चलो उसको मिल करके मारेंगे, नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि चाइना भी क्या है, ब्रिक्स का दोस्त है, तो इस प्रकार से हम बच जाते हैं। इसके बाद जलवायु परिवर्तन विकास वित्त, जिसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है, एजेंडे पर हावी है। समझ में आया? तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम डेवलप करना चाहते हैं ब्रिक्स की मदद से, तो वहाँ पे बीच में रोड़ा क्या बनता है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है या पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, तो ये भी एक डेवलपमेंट को रोकने के कारण बन रहे हैं
ऑल्दो इसके बीच में ही ठीक ठाक चीज़ों को बढ़ाने के लिए सतत विकास जैसे थॉट्स लाए गए थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ब्रिक्स कब बना, क्या क्या है, भारत के लिए क्या महत्व है, इस टाइम पे भारत उसमें क्या कर सकता है, कितने देश हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। इस साल के निबंध में इम्पॉर्टेंट है, हमारा पूरा ध्यान पश्चिम में लड़ाई पे चल रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में, पर ब्रिक्स जो है लीड कर रहा है इस बार भारत। इसीलिए ज़रूरी है कि ये वाला टॉपिक आपको पता रहे, जिसके थ्रू एग्ज़ाम में अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको बना सको। ये ऊपर एक QR कोड दिया होगा, इसको स्कैन करके अगर आपको पढ़ाई में हमारी मदद चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। नीचे सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसको क्लिक करके बेल आइकन को क्लिक करके आप हमसे लगातार हमारे जितने भी सेशंस है उसका नोटिफिकेशन पा सकते हैं। सुबह का चाहे करंट अफेयर हो, दोपहर का मैथ्स एंड रीजनिंग का सेशन, या फिर ये रात वाला मेरा लाइव का सेशन होता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको लगातार CGPSC से संबंधित जानकारियाँ टेलीग्राम के थ्रू मिलती रहे तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। और अगर आप ये चाहते हैं कि कोई आपको हमेशा ये बताता रहे कि किस समय पे इंस्टाग्राम रील करते हुए आप CGPSC पढ़ सकते हो, तो हमारा इंस्टाग्राम का चैनल है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का समय देने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि ब्रिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्या करना है अब आपको, एक सिंपल सा काम करना है, कल शाम को 7:30 बजे का इंतज़ार करना है जब मैं आप सभी के सामने आऊँगा एक नया टॉपिक लेकर के, जिसमें फिर से हम अच्छी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इसी टाइम पे 7:30 बजे ही। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। कल शाम को फिर मुलाकात होगी, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो और सबसे इम्पोर्टेंट है पढ़ाई करते रहो। शुक्रिया।